विलियम शेक्सपियर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम कवर कर रहे हैं, ये इसका पार्ट 3 है। ये सभी एमसीक्यूज़ प्रीवियसली एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप इन एमसीक्यूज़ के आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। एक एक एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड है, सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच इट कम्प्लीटली। डियर एस्पायरेंट्स, आप हमारी वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शान ब्रिलियंट एकेडमी को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलोनियस। पूछा गया है कि पोलोनियस के कैरेक्टरिस्टिक्स की आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन कि पोलोनियस कैसा था, इंटेलिजेंट था, लविंग था, नोजी था या ब्रेव था। व्हाट विल बी आंसर? पोलोनियस जो आता है वो आता है हैमलेट में, ये आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पोलोनियस जो था वो नोजी था, मतलब ताक झांक करने वाला था। आपको बता दें पोलोनियस जो है ये ओफिलिया का फादर है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 62। टू विच वर्क ऑफ हिज ऑन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। पूछा गया है कि अपने किस वर्क को विलियम शेक्सपियर ने द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन कहा है। रीड द ऑप्शन प्लीज एंड व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस के बारे में कुछ फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसको लिखा गया था 1593 के अंदर और इसको डेडिकेटेड किया गया है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। ठीक है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की गई है ये पोयम। इसमें 1194 लाइन्स हैं। वीनस और एडोनिस के अंदर 1194 लाइन्स हैं। यहाँ पर वीनस का मतलब है, वीनस कौन है? वीनस है गॉडेस ऑफ लव। कौन है? गॉडेस ऑफ लव। एडोनिस कौन है? एडोनिस है एक यंग मैन। ठीक है, एडोनिस कौन है? एडोनिस है एक यंग मैन। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 63। व्हाट डज हैमलेट आस्क होरेशियो टू डू। होरेशियो से हैमलेट क्या करने के लिए कहता है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू वॉच क्लॉडियस क्लोजली। वो क्लॉडियस पर, जो उसके चाचा हैं, उस पर नज़र रखने को कहता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 64। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो बाई हैमिंग एंड कॉन्डेल। हैमिंग और कॉन्डेल जो हैं, इन दोनों ने मिलकर इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया था। वो पूछा गया है कि उस फर्स्ट फोलियो में इनका कौन सा ड्रामा यानी कौन सा प्ले इंक्लूड नहीं था। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकल्स। इसमें प्रिंस ऑफ टायर और द टू नोबल किंग्समैन जो हैं, इनके प्ले 2 और प्ले हैं, ये भी पब्लिश नहीं किए गए थे। इनका जो फर्स्ट फोलियो था वो आया था 1623 में, सेकंड फोलियो आया था 1632 में, थर्ड फोलियो आया था 1663 में एंड फोर्थ फोलियो आया था 1685 में। ठीक है, टोटल 4 फोलियो आए थे और 4 की डिटेल आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 65। वाई वाज पोलोनियस स्टैब्ड टू डेथ। कि पोलोनियस को स्टैब्ड करके, चाकू घोंप कर क्यों मार दिया गया था, वो आपको बताना है। रीड द ऑप्शन। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। हैमलेट वाज स्टार्टल्ड, पोलोनियस वाज हाइडिंग और पोलोनियस शाउटेड। तो ये सभी रीजन थे जिस वजह से हैमलेट ने पर्दे के पीछे उसको बिना देखे धोखे से मार दिया था कि यहाँ पर कोई आदमी उसकी बात को सुन रहा है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 66। हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलियर। हैमलेट जो प्ले है
उसको ड्रामेटिक फेलियर किसने कहा है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. इलियट। अगर आप टी.एस. इलियट का फुल नेम जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 67। हु आर मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन इन द प्ले मैकबेथ। पूछा गया है कि मैकबेथ प्ले के अंदर डोनाल्ड बेन और मैल्कम जो हैं ये कौन है। रीड द ऑप्शन प्लीज। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किंग डंकन सन। मैल्कम और डोनाल्ड बेन जो हैं ये किंग डंकन के सन हैं। जब मैकबेथ ने मर्डर कर दिया था डंकन का, किंग डंकन का, तो जो इसके दोनों बेटे हैं ये भाग गए थे अपना प्लेस छोड़कर, ठीक है। तो जो मैल्कम भागा था वो भागा था इंग्लैंड। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा बच्चा उसका कहाँ भागा था। डोनाल्ड बेन गया था आयरलैंड, ठीक है। मैल्कम गया था इंग्लैंड और डोनाल्ड बेन गया था आयरलैंड, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 68। शेक्सपियरन ट्रेजेडी इज रिटन बाय। पूछा गया है कि शेक्सपियरन ट्रेजेडी जो है ये किसने लिखी है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये AC ब्रैडले ने लिखी है। और ये लिखी कब थी? इसको लिखा है इन्होंने 1904 में, यानी कि 1904 में इसको लिखा है। AC ब्रैडली का जो पूरा नाम है वो है एंड्रयू सेसिल और ब्रैडली, ठीक है। ये एंड्रयू सेसिल ब्रैडली इनका फुल नेम है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 69। क्लॉडियस डाइज फ्रॉम। क्लॉडियस कैसे मरता है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रिंकिंग पॉइजन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 70। इट इज़ बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। पूछा गया है कि शेक्सपियर को गिल्टी फाइंड आउट किया गया था किसमें? डियर पोचिंग में, यानी कि हिरन का शिकार करने में। वो किसके गार्डन था वो आपको बताना है। किसका गार्डन था वो, जिस गार्डन में विलियम शेक्सपियर डियर पोचिंग कर रहे थे। करेक्ट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो गार्डन था थॉमस लूसी का। अच्छा, ये जो फैक्ट सामने आया है ये इनके फर्स्ट बायोग्राफर है निकोलस रो, NICHOLAS, निकोलस ROWE रो। ये फर्स्ट बायोग्राफर है विलियम शेक्सपियर के, निकोलस रो। इन्होंने बताया है अपनी इनकी बायोग्राफी के अंदर कि विलियम शेक्सपियर जो है ये गिल्टी फाइंड आउट हुए थे डियर पोचिंग के लिए गार्डन ऑफ थॉमस लूसी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 71। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर्स। पूछा गया है कि ये जो लाइन है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो अ पुअर प्लेयर, ये लाइन जो है शेक्सपियर के किस ड्रामा यानी किस प्ले में आती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये आती है मैकबेथ के अंदर, ठीक है। इस लाइन को बोलता कौन है? इस लाइन को बोलता भी मैकबेथ ही है, ठीक है। जो किंग मैकबेथ है वही इसको बोलता है और ये बोलता है एक्ट 5 के अंदर। एक्ट 5 और सीन भी 5 ही है इसका, एक्ट 5 और सीन 5, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 72। द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज। शेक्सपियर का जो लास्ट प्ले माना जाता है टेम्पेस्ट, इसकी बेसिक थीम पूछी गई है वो क्या है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 73। नाइदर ए बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड्स हु स्पीक्स दीज लाइन्स। पूछा गया है कि ये लाइन किसने कही है। नाइदर ए बोरोवर नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड हु स्पीक्स दिस लाइन। ये लाइन किसने कही है? ये लाइन कही है
उसने पोलोनियस ने। ठीक है, ये लाइन आई है प्ले हैमलेट के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 74। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग इन इट। पूछा गया है कि इनमें से किस प्ले के अंदर एपिलॉग है, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की हीरोइन है मिरेंडा। अच्छा, एपिलॉग किसे कहते हैं? एपिलॉग जो होता है वो अ शॉर्ट पीस दैट इज एडिड एट द एंड ऑफ अ प्ले, यानी कि प्ले के लास्ट में इसको जोड़ा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 75। हु इज किंग लियर सेकंड डॉटर्स हस्बैंड। पूछा गया है कि किंग लियर की सेकंड डॉटर जो थी उसका हस्बैंड कौन है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किंग लियर की जो टोटल हैं 3 डॉटर्स, उसमें पहली जो है वो कौन है, और सेकंड कौन है, और थर्ड कौन है। फर्स्ट है गॉनरिल, सेकंड है रीगन, और थर्ड है कॉर्डेलिया। ठीक है, तो रीगन के हस्बैंड के बारे में पूछा गया है। तो रीगन के हस्बैंड जो थे वो थे ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, ये आपको याद रखना है। गॉनरिल के हस्बैंड थे ड्यूक ऑफ एल्बनी। ठीक, तो हमारा आंसर तो है ऑप्शन नंबर डी, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, हमें इसको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा एमसीक्यू नंबर 76। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। शेक्सपियर का जो प्ले था वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड था? वो था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो था किट, जो ग्रेट राइटर हैं और यूनिवर्सिटी विट्स भी हैं, इनके थ्रू ये प्रभावित था हैमलेट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 77। किंग डंकन डिसाइड्स टू मेक मैकबेथ थेन ऑफ काउडर बिकॉज। किंग डंकन जो है वो डिसाइड करते हैं कि मैकबेथ को वो थेन ऑफ काउडर बना दे। क्यों बना दें वो आपको बताना है। बिकॉज रीड द ऑप्शन एंड व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकबेथ फॉट हीरोइकली फॉर हिम, क्योंकि मैकबेथ ने उसके लिए हीरोइकली बहुत सारे बैटल जीते हैं और लास्ट जो जीत कर आया है वो थेन ऑफ काउडर को हरा कर आया था, तो उसी का टाइटल मिल गया था थेन ऑफ काउडर का। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 78। द ओरिजिनल थेन ऑफ काउडर इज लेबल्ड एज अ। जो मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बनाया गया था, तो जो मैकबेथ के बनने से पहले थेन ऑफ काउडर था उसको कुछ ब्लेम लगा दिया गया था। तो वो कौन सा ब्लेम था वो आपको बताना है। ट्रेटर का, हीरो का, विलेन का, या किंग का। किसी को हटाएंगे तो किंग का तो लगाएंगे नहीं ना, हीरो का लगाएंगे। ठीक है, तो उसको जो ब्लेम दिया गया था वो दिया गया था ट्रेटर का। ओरिजिनल जो थेन ऑफ काउडर थे उसको ट्रेटर का लेबल दे दिया गया था कि ये ट्रेटर है, धोखेबाज है, गद्दार है, देशद्रोही है, और उसके बाद मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना दिया गया था। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आप हमारी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। प्लीज़ ये रिव्यू आप हमें ज़रूर दीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 79। अ वर्ड्स फॉर्म यूजिंग स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच विद 11 सिलेबल इज नोन एज। पूछा गया है कि ऐसी हम पोएम को क्या कहेंगे जिसमें 8 लाइन्स होती हैं, उसके स्टेंजा के अंदर 11 सिलेबल होते हैं। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओट्टावा रिमा। ओट्टावा रिमा के अंदर 8 लाइन्स होती हैं, और जो इटालियन फॉर्म थी, ठीक, इटालियन फॉर्म के अंदर 11 सिलेबल हुआ करते थे। जब इसको थॉमस व्याट ने इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने यूज़ किए थे ओनली 10 सिलेबल। तो 10 और 11 दोनों सिलेबल के अंदर हम ओट्टावा रिमा को लिखते हैं। ठीक, अच्छा, ओट्टावा रिमा की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी और लास्ट में सी। ठीक है, ओट्टावा रिमा में 10 से लेकर 11 सिलेबल होते हैं। इसमें 8 लाइन होती हैं और इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी।
जो ऑक्टेव होता है उसमें भी 8 लाइन होती हैं। ऑक्टेव जो है सोनेट का एक पार्ट होता है। सोनेट 2 पार्ट में, जो पेट्रार्कन सोनेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है ऑक्टेव जिसमें की होती हैं 8 लाइन, और दूसरा है सेस्टेट जिसमें की होती है 6 लाइन। ये भी आप याद रखें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 80। वेयर डज डोनाल्बेन फ्ली आफ्टर डंकन्स डेथ। पूछा गया है कि किंग डंकन की डेथ के बाद जिसको मैकबेथ मार देता है, उसका बेटा जो डोनाल्बेन है वो भाग जाता है। पूछा गया है कि वो कहाँ भाग कर गया था। ये मैंने आपको अभी बताया भी था। व्हाट विल बी आंसर? अच्छा, करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो गया था भाग कर आयरलैंड। ठीक है। इसका जो भाई था मैल्कम, वो कहाँ गया था भाग कर? वो गया था मैल्कम इंग्लैंड। इसको भी आप याद रख लीजिए। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 81। हु रिडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। शेक्सपियर को ये कहकर किसने मजाक उड़ाया था कि वो जो है स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक जानता है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कहा था बेन जॉनसन ने। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 82। हु इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो ड्रामा है उसमें जो हु इज द मैसेंजर ऑफ फेरीज, फेरीज का जो मैसेंजर था वो कौन था, वो आपको बताना है। जो फेरीज का मैसेंजर था वो है ऑप्शन नंबर ए, वो था एरियल। ठीक। जो ड्रामा है उसकी भी डिटेल पता होनी चाहिए। अगर आप जानते हैं कि जो टेम्पेस्ट के अंदर मिरेंडा है, मिरेंडा का जो लवर था वो कौन था, उसका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। रिकॉल करते रहना चाहिए सब कुछ। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 83। इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड। पूछा गया है कि किस साल में शेक्सपियर के जो सोनेट थे वो पब्लिश किए गए थे। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1609 को जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके सोनेट जो हैं वो पब्लिश किए गए थे। अच्छा, जो पब्लिशर था वो कौन था, ये पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर सोनेट पब्लिश किए थे, वो पब्लिशर कौन था, तो वो थे थॉमस थॉर्प। ठीक, थॉमस थॉर्प ने पब्लिश किए थे। अच्छा, वो कितने सोनेट पब्लिश किए थे वो आपको बताना है। ठीक है। सोनेट तो जानते हैं आप कितने सोनेट हैं विलियम शेक्सपियर के, लेकिन पब्लिश कितने किए थे ये आप हमें बताइए। ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है नंबर हमारा 84। ड्राइडेंस प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस। जो ड्राइडन का प्ले है ऑल फॉर लव वो विलियम शेक्सपियर के किसी प्ले से पर आधारित है, बेस्ड है। वो कौन सा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। इस पर बेस्ड है इनका ऑल फॉर लव। अच्छा, ऑल फॉर लव तो ये आप जानते भी होंगे, लेकिन मेन है पब्लिश कब हुआ था ऑल फॉर लव, तो वो हुआ था 1677 को पब्लिश हुआ था। ऑल फॉर लव जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1677 को। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 85। द फ्रेज व्हाट इज इन अ नेम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पूछा गया है जो विलियम शेक्सपियर के जो ड्रामाज दिए गए हैं इसमें ये फ्रेज आया है व्हाट इज इन अ नेम के नाम में क्या रखा है, ये किस प्ले में आया है वो आपको बताना है। ये अगर आपने पढ़ा होगा रोमियो एंड जूलियट तो उसमें आया है कि व्हाट इज इन अ नेम, जब वो एक दूसरे का नाम पूछते हैं आपस में। अच्छा, ये जो वर्ड है, सॉरी जो फ्रेज है व्हाट इज इन द नेम, ये बोला किसने है, ये बोला है जूलियट ने। ठीक है। रोजिस का एग्जाम्पल देकर पूछा था कि अगर आप रोज को किसी दूसरे नाम से बुलाओगे तो रोज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रोज तो रोज ही रहेगा। ठीक, तो ये बात जूलियट ने किससे कही थी वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 86। व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले।
पूछा गया है कि जो विलियम शेक्सपियर का जो लॉन्गेस्ट प्ले है वो कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो है हैमलेट। यहाँ हम आपको बता दें कि जो लॉन्गेस्ट प्ले है वो भी हैमलेट है और जो लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है वो भी हैमलेट है। बात करते हैं शॉर्टेस्ट प्ले की। किसकी? शॉर्टेस्ट जो प्ले है वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसके अंदर हैं 1898 लाइंस। ठीक है। अच्छा, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी जो है वो है मैकबेथ। शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी क्या है? वो है मैकबेथ। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्ले है वो है नंबर 87। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स फाइनल प्ले, यानी कि जो शेक्सपियर का लास्ट प्ले है उसका टाइटल क्या है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो है ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 88। इन हैमलेट हाउ मैनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर, जो किंग हैमलेट हैं उनका जो घोस्ट है वो कितनी बार जो है अपीयर होता है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वो होता है 4 टाइम्स अपीयर। और जो सबसे पहले अपीयर होता है वो होता है एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट के अंदर, जिसे देखा था मर्सेलियस और बर्नार्डो ने। सबसे पहले किसने देखा था? मर्सेलियस और बर्नार्डो ने देखा था। घोस्ट देखा था हैमलेट का। अच्छा, जो घोस्ट है, किंग हैमलेट का जो घोस्ट है, इसको स्टेज पर जो प्ले किया था उसको किया था शेक्सपियर ने, ये भी आप याद रखें। ठीक, और जो प्रिंस हैमलेट है उसको सबसे पहले बताया था तो उसके फ्रेंड होरेशियो ने बताया था। ये कुछ फैक्ट हैं, इसको आप ज़रूर याद रखें प्लीज़। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 89। विच प्ले इज ऑफन कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट लव स्टोरी ऑफ ऑल टाइम किसको कंसिडर किया जाता है? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोमियो एंड जूलियट। ये सभी जानते हैं इसके बारे में और आजकल ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, इसको याद रखें आप। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 90। विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम प्ले ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस थीम्स। ठीक है, प्रॉब्लम प्ले कौन सा है विलियम शेक्सपियर का जिसमें एम्बिगुअस थीम है, यानी कि द्विअर्थी थीम है उसकी? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीजर फॉर मीजर। ठीक, अच्छा, इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने 1603 से लेकर 1604 के बीच में, और इसको स्टेज पर जो परफॉर्म किया था वो क्या था 1604 के अंदर। आप हमें किसी भी एक करेक्टर का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं मीज़र फॉर मीज़र से। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको स्टडी किया है तो एक भी करेक्टर आपके माइंड में आता है उसको टाइप करके ज़रूर जाएं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।